अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। वैसे तो बहुत जूसी खबरें चल रही है। जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट वो चल रही है, ऐसे बहस चल रही है जी रिज़ाइन कर दें, वो पाकिस्तान खपे वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, ना खपे वाली। मरियम नवाज़ का कल हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है उनका केस जो नैब ने दरख्वास्त की है चौधरी शुगर मिल में बेल कैंसलेशन की, और यही अभी तक बाज़गिश कर रही है सेनेट की, और लॉट ऑफ जूसी न्यूज़। लेकिन आज का मेरा प्रोग्राम किसी जूसी न्यूज़ के बारे में नहीं है, बड़ा ही, मैं तो इसको एक डार्क प्रोग्राम कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे इशू के ऊपर है कि जब सारी कौम इन बेमानी चीज़ों में लगी हुई है, एक बहुत खौफनाक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। और मैं खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आपने सुना हो कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार किया जा रहा है। सुनने में बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन असल चीज़ है किन बेसिस पे किया जा रहा है। और क्या जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमें हमेशा कहते थे कि जी ये उससे इकनॉमिक हिटमैन है, वो किताब भी उनकी बड़ी फेवरेट थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन। क्या पाकिस्तान का माशी निज़ाम इकनॉमिक हिटमैन के सामने के हाथों में आ गया है? क्योंकि इसके नताइज हमें भुगतने होंगे। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ कि ये स्टेट बैंक की अमेंडमेंट का जो अभी पिछले दिनों 9 तारीख को एक कैबिनेट से पास करवाया गया ड्राफ्ट, 5 से 7 मिनट मेरी इत्तला के मुताबिक लगे इसमें, और वो ड्राफ्ट पहुंचा दिया गया। वहाँ पे कुछ मेंबरान ने कंप्लेन की कि जी हमें एक रात पहले ये मिला, और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में हैं कैबिनेट की, कि मैं कुछ ने कहा जी एक रात पहले मिला है। तो वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब ने आप कहा कि जी हम ये इसको बस वो अर्जेंसी थी बहुत, तो हम इसको जौन सा है जब से हम करेंगे इसकी पैसेज पार्लियामान में मंजूरी के वक्त हम चेंजेस भी कर लेंगे ये और वो, और एक बड़े गोली की स्पीड से उसको पास करवाया जा रहा है। हो क्या रहा है? सुनने में जो बेज़र चीज़ें वो ये लग रही हैं कि जी गवर्नर स्टेट बैंक एब्सोल्यूटली वो ख़ुद मुख्तार होंगे, उनके पास तमाम इख्तियारात होंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या है वो डिसाइड करेंगे, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, हर किस्म की मॉनेटरी डिसीजंस, फिस्कल डिसीजंस वो जो सी उनकी डिसाइड करेंगे। और पहले जो स्टेट बैंक का अव्वलीन मकसद होता था कि मईशत की तरक्की, वो अब तीसरे नंबर पर आ जाएगी, टर्शरी उसके अंदर आ जाएगी, और वो भी उनकी मर्जी है करें ना करें। ठीक है, अच्छा है, अभी तक अच्छा है, लेकिन किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक को टास्क दी जा रही है कि इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन टारगेट नहीं दिया गया। तो कौन करेगा, क्या सेट करेगा, ये टारगेट कौन सेट करेगा, खुद ही बैंक करेगा या नहीं करेगा, ये भी उनको कह दिया गया है। फिर जो इसके अंदर बोर्ड था, एक कैबिनेट कमेटी लेजिस्लेटिव को साइड पर कर दिया, उसके अंदर फिर जो बोर्ड है जिसने डिसाइड करना है कि ये क्या शरह सूद होनी चाहिए, क्या शरह करेंसी होनी चाहिए, उनमें से तमाम इकोनॉमिस्ट को अब ऑफिशियली निकाल दिया जाएगा। तो सिर्फ टेक्नोक्रेट्स होंगे जो सारा ये काम करेंगे। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जौन सा है, इन्होंने काफ़ी कुछ फंड्स वगैरह भी किए हुए थे, सपोर्ट फंड्स, ये रूरल सपोर्ट फंड था, इसी तरह वेरियस 5-6 फंड्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा जिसमें इमदाद दी जाती थी, वो भी अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। असल चीज़ ये है कि किसी किस्म की कतगन नहीं होगी, इनसे कोई पूछ कुछ नहीं कर सकता, पार्लियामान इनसे पूछ कुछ नहीं कर सकती। हमें पिछले दिनों जब ये बताया गया तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने एक गलत बयानी की। वो क्या की, आप पहले खुद सुनिए। पहले स्टेट बैंक के एक्ट में ये चीज़ कहीं नहीं थी कि पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली या सेनेट उसको बुला सकती है, लेकिन आप उसको बुला सकते हैं, ना सिर्फ गवर्नर को बल्कि उसके किसी ऑफिसर को बुलाया जा सकता है। सो अकाउंटेबिलिटी का एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ये दे दिया गया। ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, लेकिन इनफॉर्मली एज अ ट्रेडिशन ऑफ द गवर्नमेंट हो रही थी, बट नाउ इट्स बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये मेरे सामने ड्राफ्ट पड़ा हुआ है इसका, इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि किसी किस्म की पूछ कुछ, खाली ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी का हेड दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक के गवर्नर साल में एक रिपोर्ट दिया करेंगे पार्लियामान को अपनी अचीवमेंट्स की और प्रोग्रेस की। यहाँ ये भी शराइत लिखी गई हैं कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर और दूसरे लोग हैं उनकी मरात, तनख्वाहें, सब कुछ उसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से नहीं होगा, चाहे बैंक लॉस में है, जो भी है वो नहीं होगा। उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बोर्ड बनाएगा और मार्केट के मुताबिक बनाया जाएगा, जो करोड़ों रुपए में जा सकती हैं। उनके किसी एक्शन को, और नाम लेके FI और एहतसाब ब्यूरो लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता पूरे बैंक की इसको। सो ये वाहिद लोग होंगे जो जिसके पावर्स और राइट्स एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा, इनसे कोई नहीं पूछ सकता,
इनसे पार्लियामान नहीं पूछ सकती। जो हमें बताया गया है कि पार्लियामान की सुपरविजन है, नहीं है। पार्लियामान को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं। सो एक रियासत विद इन रियासत है। अगर कल को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा 13% पे ले जाए जैसे पहले लेके गए थे और अरबों रुपए का टीका लगेगा था, पहले तो पूछा गवर्नमेंट ने, नीचे लाना पड़ा, अब कोई नहीं है। इट्स एन एब्सोल्यूट कार्ट ब्लांच। लेकिन अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले मैं एक खौफनाक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। इसमें एक क्लॉज है विच इज़ 46B का क्लॉज 7 है। उसके मुताबिक स्टेट बैंक को अब ये पावर्स होंगी कि वो किसी भी डोमेस्टिक पाकिस्तानी या फॉरेन बाहर के रेगुलेटरी और सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, MOU कर सकता है, जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन ये शेयर करेंगे, जिसमें एंड ऑब्टेनिंग, शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग पब्लिक एंड नॉन पब्लिक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि पाकिस्तान का हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सीक्रेट, एवरीथिंग ये उठा के कल प्लेटर पे पकड़ा सकते हैं किसी भी इदारे को, किसी भी एजेंसी को। सो बेसिकली IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी और भी बड़े चीज़ें हैं। और अब हमें पता तो लग जाता है, डिसइंफो लैब इंडिया की पकड़ी की जिनीवा में, इस तरह बहुत से इदारे हैं, बहुत से रेगुलेटरी ड्रामे चल रहे हैं। एवरीथिंग ये प्लेटर पे उठा के पकड़ा सकते हैं फॉरेन एजेंसीज को, सब कुछ, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब मोटी मोटी बातें हैं, कोई नटशेल में ना टारगेट, ना अकाउंटेबिलिटी, ना सुपरविजन। और अमेजिंगली डॉक्टर इशरत हुसैन साहब भी बैठे हुए थे और बड़ा इसको सपोर्ट कर रहे थे। इशरत हुसैन साहब का डॉक्यूमेंट मेरे पास एक आर्टिकल है, डॉन में छपा था, रोज़ाना डॉन में, जिसमें वो खुद लिखते हैं कि अनफेटेड फ्रीडम, बिल्कुल बिला चेक फ्रीडम अगर ग्रुप ऑफ टेक्नोक्रेट्स को दिया गया विदाउट स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, तो फिर ये बहुत एक रिस्की एंडेवर होगा। अब ये बातें क्यों नहीं हो रही, ये बहुत, और आपसे मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ नाजरीन, क्योंकि हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक का इशू नहीं है। अब हम देखेंगे जब अनफेटेड होगा, पहले जब था इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ गए, क्या तबाही फैली, क्या हॉट मनी ने तबाही फैली, कोई पूछने वाला नहीं, अरबों रुपए लगे। और अब जो डिसीजंस होंगी गवर्नमेंट को, जी आप लोनिंग नहीं कर सकते, बड़ी बातें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन, थैंक यू वेरी मच इशफाक हसन साहब, प्रिंसिपल एंड डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ नास्ट, वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट। मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, एडवाइजर टू CM पंजाब एंड इकोनॉमिक फेयर्स एंड प्लानिंग, फॉर्मर केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर। और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से भी मैंने अर्लियर बात की थी, उनकी भी मैं गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा, वो भी फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इंशाल्लाह हम बात करेंगे उनके साथ शौकत तरीन साहब से भी, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। पहले तो 46B पे आ जाएं कि ये हम स्टेट बैंक खुद ही डिसाइड कर देगा कि कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं, जिसको मर्ज़ी पकड़ा दें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्टेट बैंक खुद ही डिसाइड कर देगा क्या इंटरेस्ट रेट है। और डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी अब तीसरे दर्जे की प्रायोरिटी डिक्लेयर्ड है, जो पहले दर्जे की पहले प्रायोरिटी थी पुराने एक्ट के अंदर। हो क्या रहा है? देखिए, ये उसी के है सिलसिला जो चल रहा है, जिसका मैं बार बार कहता रहा था कि खुदा के वास्ते अपने घर को खुद ठीक कर लो, ना जाओ। इस मरतबा अगर गए तो फिर बहुत मुश्किल है आपको निकलना। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैसे रिकमेंड किया, पहले मुझे ये बताएं, आप तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हैं। देखें, बात यह है कि ये ड्राफ्ट जो है, ये IMF का दिया हुआ ड्राफ्ट है। और ये बहुत ज़माने से, जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते थे, ये लेकर पहुंच जाया करते थे। और यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो इसको रिजेक्ट करता रहा था कि नहीं, उसको बैक बेंच पर डाल दिया करता था बैक। और इसी तरीके से चलता रहा। जिस ज़माने में मैं था वहाँ पर और IMF का प्रोग्राम चलता था, तो वो भी उस ज़माने में भी यही कहते थे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जब मैं उसको बताता था कि यार किस चीज़ के टारगेट करोगे इन्फ्लेशन, यहाँ पर तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अगर कोई क्रॉप फेल हो जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी, किसी कोई बारिश हो जाए, सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। स्टेट बैंक क्या करेगा इसमें? स्टेट बैंक ने क्या करना है? गवर्नमेंट खुद कीमतें बढ़ा देती है, बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ा रही है, तो उसमें स्टेट बैंक ने क्या करना? कौन सी टारगेटिंग आप करेंगे? इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएगी, वो पूरे पाकिस्तान में उसके असरात पड़ेंगे, सारी दुनिया में पड़ेंगे, कौन सी इन्फ्लेशन टारगेटिंग? तो ये उन मुल्कों के लिए है जहाँ पर इन्फ्लेशन
जो एक्सेसिव डिमांड साइड से आता है और वो कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी है। अगर आप इंटरेस्ट रेट वगैरह को कम करें, टाइट करें, बढ़ाएं, तो वो लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो तो वहाँ तो चल सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं चल सकता। आप यकीन करें कि दे अग्रीड विथ मी, मैं अभी टेलीविजन पे कह रहा हूँ, दे अग्रीड विथ मी कि हाँ ठीक है ये आपका। इसलिए जब तक मैं था वहाँ मिनिस्ट्री में, तो अब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे ये बताएं। बात है। देखें, ये बहुत ज़माने से तो कोशिश कर रहे थे। अब ये हफीज़ शेख साहब का इस पार्लियामेंट के सेनेट के इलेक्शन के बाद जो हुआ है, इनका फ्यूचर जो है अनसर्टन हो गया है। अब IMF चाहती है कि इनके रहते रहते ये काम हो जाए, पता नहीं कौन आ जाएगा उसने ये काम करके देना है। माजी में तो इतने फाइनेंस मिनिस्टर आए, किसी ने काम करके नहीं दिया, तो ये तो हमारे ही आदमी हैं, हम लेकर आए हैं, तो इनसे करवा लो, इससे कबल के ये और यहाँ से ये चला जाए। कैबिनेट पे भी लाया जाता है 9 तारीख को, पूरी काबीना, प्राइम मिनिस्टर फंसे हुए हैं वो सेनेट के 12 इलेक्शन तारीख को सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, चेयरमैन के। आप खुद देखें ना पूरा, इसकी- उसमें फिर रश थ्रू होती है लेजिस्लेशन। यही तो, इसी से इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, कौम के भी होना चाहिए कि इसकी टाइमिंग कब की गई है, कि जब ना प्राइम मिनिस्टर ना कैबिनेट इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि इतनी मुश्किल वाली चीज़ जो है इसको वहाँ डिस्कस कर सके। सलमान शाह से भी ये बताएं, ये जो एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जैसे एक फाइनेंशियल वाइस रॉय पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, गवर्नर साहब जो उनका दिल करे फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएं, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएं, किसी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को वो नहीं रख रहे, बोर्ड ख़त्म कर दिया है, हो जाएगा, एब्सोल्यूट अनफेटर्ड उनके पास पावर्स होंगी। ये तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये तो मुझे इंडिया का भी, मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, वहाँ पे भी टारगेटेड उनकी थी, लेकिन उनको टारगेट्स दिए गए। टारगेट भी खुद सेट करेंगे, परफॉर्मेंस भी खुद ही गेज करेंगे, अपनी अचीवमेंट के खुद फैसले करेंगे, जिससे मर्जी दुनिया में जो मर्जी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की पकड़ा दें, हम पूछ नहीं सकते। ये हो क्या रहा है? तो आप कहते हैं ये तो एब्सोल्यूट एक दूसरी एक्सट्रीम पर नहीं हम चले गए? देखें मालिक, मैंने तो अभी ये ड्राफ्ट नहीं पढ़ा जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम बात कर लेते हैं ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कर सकें। एक तो है कि ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक जो है ये एक बड़ा एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ममालिक में ये ऑटोनॉमी मौजूद है। और हमें पता भी है कि स्टेट बैंक के जो मेजर फंक्शंस हैं वो भी पता है कि उन्होंने क्या काम करना है, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का चलाना और उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना और मुल्क की तरक्की करवाना जो है इन अ सस्टेनेबल वे, वो बड़े इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं। और लाइक एनी अदर एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन इसके जो मिशन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और वो पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ज़रूरियात के मुताबिक वो डिफ़ाइन की जाएं, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंगूठे के नीचे वो बैंक स्टेट बैंक जो है वो हो। क्या पाकिस्तान का तमाम, पाकिस्तान का मुझे बताएं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, 22 करोड़ का मुल्क है, आप ये कह रहे हैं कि हम ये तमाम चीज़ें उठा के प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किस तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थर्ड कैटेगरी पे रख के, ये तमाम हम एक शख्स के पास पकड़ा दें या 2-3 लोगों को पकड़ा दें जिनको पार्लियामान नहीं पूछ सकती, जिनको कानून नहीं पूछ सकता? सॉरी मालिक, आप इसको बहुत सिंप्लीफाई करके और बहुत एक एग्जैजरेटेड पिक्चर पेश कर रहे हैं। ये आइडिया नहीं है कि एक शख्स के पास पकड़ा दें। सर कानून मेरे सामने ड्राफ्ट पड़ा हुआ है शाह साहब, ये ड्राफ्ट यही बना रहा है। मेरी बात सुन लेना सर। देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना, जाहिर है कि वो नहीं है। जो बात है ये है ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक। अब उस ऑटोनॉमी में भी एक पाकिस्तान का बैंक है, पाकिस्तान का अदारा है, ये पाकिस्तान का प्राइमरी जो फाइनेंशियल अदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसमें अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो हुकूमत पाकिस्तान करेगी और वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी। अगर ये हम नहीं सर, एक सेकंड शाह साहब, एक सेकंड, ये मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा हुआ पूरा जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसके अंदर सिर्फ गवर्नर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, फिर जितने डिप्टी गवर्नर्स हैं वो लोगों में से, पैनल में से होगा जो गवर्नर ने किया हुआ है। डिप्टी गवर्नर रिप्लेस नहीं कर सकता कोई जब तक गवर्नर नहीं चाहेगा।
बोर्ड का जो सा चेयरमैन है अब गवर्नर खुद होगा, जिस बोर्ड का चेयरमैन पहले दूसरा होता था। तो ही इज जज, ज्यूरी, एवरीथिंग हिमसेल्फ। और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का बैंक है, उससे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता नए कानून के मुताबिक। इस तरह से नहीं है मालिक। अगर आप देखें, सर मेरे सामने कागज पड़ा हुआ है शाह साहब। ठीक है, वो कागज जो आप कह रहे हैं आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा है ये कागज, मेरे सामने ड्राफ्ट है सर, इसमें कुछ काउंटेबिलिटी नहीं है। मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं कि नंबर 1 आपकी गवर्नर जो है वो अपॉइंट होगा थ्रू द गवर्नमेंट, और वो अप्रूव उसको होना चाहिए एक्चुअली पार्लियामेंट से भी, अगर उसको आप फर्दर करना चाहते हैं स्ट्रेंथन। उसके साथ साथ फिर ये है कि उसका बोर्ड जो है वो उसको भी तश्कील दिया जाएगा, वो भी एक नॉमिनेटेड बोर्ड होगा ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज जो उसमें होंगी, और उसके बाद उसका जो टारगेट्स होंगे वो भी वो डिफाइन करेगा। और वो सर ये अजम्पशंस आप दे रहे हैं शाह साहब, ये जो कागज जो ड्राफ्ट है उसमें नहीं है, यही मैं आपको कह रहा हूं। वन मैन शो बना दिया जा रहा है, वन मैन शो जो है पढ़ा नहीं है ना। आपने भी चले, मैं इस पे मैं जरा इनको भी आपको सुना दूं। एक एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल से कोई एग्री नहीं कर रहा शाह साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप समझ नहीं रहे। नहीं शाह साहब सुने, प्रिंसिपल आई एग्री विद यू, इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक होना चाहिए, बिल्कुल खुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन शुतर बेमुहार तो नहीं है कि अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, इसमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ये मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कौन अकाउंटेबिलिटी करता है? क्या मतलब? और फॉर दैट मैटर पार्लियामेंट करती है, कैबिनेट करती है। बजट कौन पास करता है? गवर्नर स्टेट बैंक को ना कैबिनेट पूछ सकती है, और जो इन्होंने बात की है कि पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी है, गलत बात है। पार्लियामान को सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्म करना है, वो पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है। पार्लियामेंट पास करती है। ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। बल्कि एक सेकंड मेरे साथ ही रहिएगा, मैं जरा आपको हफीज पाशा साहब का भी एक सर मेरे हाथ में कागज है शाह साहब, आई कांट आर्ग्यू ऑन दिस। आप मान लीजिए ना, मैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब को मैंने अर्लियर बात की, नाजरीन वो भी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स रहे हैं, उनसे भी ये 2-3 बातें हुई। क्विकली उनकी बात भी सुन लें ताकि फिर हम पैनल में दोबारा डिस्कशन लें। डॉक्टर साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने इन तमाम इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम किया, और आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होना ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ख़ास तौर पे जब हम ये क्लॉज पढ़ते हैं 46B7, तो नज़र ही आता है कि सब कुछ खोल दो गवर्नमेंट का, हर चीज़। ये क्या, ये कोई नई किस्म की ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है? ये इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी के नाम पे आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, क्या ये फेयर पावर्स दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अंदाज़ा ये है कि यह सरासर गलत है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी काफ़ी दिया गया था 90 के दिहाई में, जब हम हुकूमत में थे, और स्टेट बैंक एक्ट को अमेंड किया गया था, और हमने एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी बनाया, और काफ़ी पावर्स दिए गए स्टेट बैंक को। मगर ये जो मांग रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अप्लाई नहीं करेगा ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक, इस तरह की ऐसी चीज़ें जो हैं, इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये कुछ ऐसा इदारा होगा जो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के क़ानून से हटा हुआ है। इट डज़ नॉट, दे विल नॉट अप्लाई। ये कम्प्लीटली गलत है। सबसे पहले तो ओवरराइडिंग ऊपर एक क्लॉज होना चाहिए दैट the State Bank of Pakistan is accountable to the Parliament, which is the supreme body, and the governor every quarter when he prepares his report must go to the finance committee, the standing committee of the National Assembly, और उन्हें बताएं। देखिए, इस तरह जो है कंप्लीट ऑटोनॉमी, ये मैंने किसी लॉ में नहीं देखा, ना तो मैंने इंडिया के लॉ में देखा है, ना तो मैंने बांग्लादेश के लॉ में देखा है। तो ये क्या हो रहा है? Why have they yielded so much? और मेरे कुछ समझ में नहीं आती कि जो नेगोशिएटिंग लोग हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, क्या वो अपने को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं इस प्रोसेस में? ये जो बातें होती हैं completely unacceptable। डॉक्टर साहब, ये जो बात होती है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जौन से हैं वो वर्ल्ड बैंक के हैं, हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो IMF से आए हैं, और पहले भी बड़े सवाल उठते थे, लेकिन लोग कहते थे कि आप गलत बात करते हैं। तो क्या ये डेफिनेशन पे फिट होते हैं इकोनॉमिक हिटमैन की?
क्योंकि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं ये टर्शरी पे आ गया है कि आपने डेवलपमेंट वगैरह क्या करना है, इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, एब्सोल्यूट पावर्स हैं। तो क्या है ये क्या अब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं IMF वगैरह, ये क्या वर्चुअल टेक ओवर कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल अफेयर्स का? देखिए, ऐसा कभी हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में। 22 दफ़ा हम गए हैं IMF के पास, मैंने भी कोई 2-3 प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमें इस बात की परेशानी होती है। अब देखिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि गवर्नर का टेन्योर 3 साल से 5 साल, एक्सटेंडेबल अनदर 5 इयर्स। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे कम से कम ये एहसास होता है कि देयर इज एन अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू क्रिएट कंप्लीटली सुप्रा ऑटोनमस बॉडी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। और एक लिहाज से मुझे परेशानी ये कि जो हमारे जो इकोनॉमिक टीम के सबसे सीनियर लोग हैं, दे शुड हैव प्रोटेक्टेड द नेशंस इंटरेस्ट्स। ये सरासर गलत है। लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह ये हरिडली कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया कि जी इमरजेंसी है, आप फौरन इसको पास करें, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम बहस हुई है कैबिनेट में मेरी इत्तला के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे हफीज़ शेख साहब ने एलिजिबली कहा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि जो चेंजेस होंगी हम ड्राफ्ट में कर लेंगे जब पार्लियामेंट में पैसे जाएगा। ऑब्वियस जो रेफरेंस था वो ये था कि जी वर्ल्ड बैंक वो IMF की ट्रांश आनी है तीसरी, तो हमें उसके लिए अप्रूव करना है। तो फिर ऑप्शन क्या है? अगर एक तरफ आपने उनसे भी $500-600 मिलियन लेने अपने थर्ड ट्रांश के, और इधर अगर आप उनकी बात नहीं मानते, तो फिर हाउ डू यू बैलेंस द थिंग? देखिए, इसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, यकीनन ये एक लॉ है और ये जाएगा वहाँ। अब वक्त आ गया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस इसको सीरियसली देखें। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में इसको इन डेप्थ एग्जामिन किया जाए और जो प्रपोजल्स फॉर चेंजेस हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर बताए जाएं, और फिर सेनेट में जब जाए तो वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े तौर पर डिस्कस होना चाहिए। दिस इज़ इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द कटिंग एज ऑफ ए टेक ओवर इकोनॉमिकली, और ये हमें एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पूरी दुनिया में ये जो फेडरल रिजर्व बैंक वगैरह होता है, सेंट्रल बैंक होता है, इन्होंने कहा कि हमने इन्फ्लेशन जो है, महंगाई को हमने कंट्रोल करना है, टारगेट कोई नहीं है। तो ये टारगेट इनके रूल्स के मुताबिक कौन सेट करेगा? स्टेट बैंक खुद ही सेट करेगा, फिर स्टेट बैंक की ओवरसाइट कोई नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? जी, ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, हमारा जो पैरामाउंट बॉडी है हमारे आइन के तहत, वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। वो साल में इसकी ऑब्लिगेशन ये है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, चारों चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह। इनका काम यह है कि साल का एनुअल प्लान फाइनलाइज करना। उस एनुअल प्लान में 2 टारगेट्स होते हैं। एक टारगेट होता है कि GDP की ग्रोथ रेट क्या होगी, और दूसरी तरफ आपका इन्फ्लेशन टारगेट क्या है। अब आप इस साल का देख लीजिए कि एनुअल प्लान जो है उसमें इन्फ्लेशन का टारगेट 6.5% रखा गया था और ग्रोथ रेट 2.5% के करीब। स्टेट बैंक ने खुद पिछले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में ये अनाउंस किया कि हम टारगेट 7 से 9% रख रहे हैं साल का। अब आप मुझे ये बताइए कि मार्च के महीने में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 14 से 15% तक जा चुका है। तो ये किस तरह की इन्फ्लेशन? डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ये आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की, पहले एक्ट के अंदर था कि उसमें इकोनॉमिस्ट, माहिर माशियात भी शामिल होंगे। अब बाकायदा तौर पर उनको निकाल दिया गया है। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही कि ये जो जिस कमेटी में अगर जिसने ये शराय सूद और रेट एक्सचेंज वाला चीज़ें अब तय कर रहे हैं, उसमें से माहिर माशियात क्यों निकाल दिए गए हैं? इसलिए कि ख़तरा ये कि कहीं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स बैठ जाएं जिनको कुछ अपने मुल्क के बारे में भी पता हो
और उनकी राय मुख्तलिफ हो तो उसको अवॉइड करना है। अलबत्ता हुकूमत के पास अभी भी ये ऑप्शन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को तो हटा दिया है, हटा दिया, मगर कम से कम ये इंश्योर करें कि 1 या 2 सीनियर इकोनॉमिस्ट्स जो पाकिस्तान पे काम करते रहे हैं और उनका ना तो वर्ल्ड बैंक ना तो IMF से कोई ताल्लुक़ रहा है, वो आके बैठे और एक इंडिपेंडेंट राय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे हो, इसलिए कि अब तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी बंद कर दिया गया है। वो भी ये बताइए, बहुत मुझे अच्छा बताइए, innovation मुझे था। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप भी उस बारे में बड़ी बात करते थे, मेरे प्रोग्राम में भी हमने बात की कि जब इन्होंने शरह सूद 13.15% चला गया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, उसी स्पीड से बाहर निकले, अरबों रुपए में हमने उनको इंटरेस्ट पेमेंट की, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, तो तब शोर मचा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, शरह सूद नीचे लाई गई। अब नए स्टेट बैंक के अंदर तो अगर यही गवर्नर साहब कल को जो मर्जी शरह सूद ले जाएं, जो मर्जी इकनॉमिक तबाही फैले, कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी के पास राइट नहीं होगा, किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी की नहीं होगी। तो ये क्या एक एब्सोल्यूट शुतर बे मुहार होगा जिसका अगर गलती भी करते हैं, नियत छोड़ दें, अगर गलत डिसीजन भी लेते हैं, उसकी तो पूरी मैशत डूब सकती है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। There has to be an explicit clause on accountability. And ultimately the accountability ये गवर्नमेंट का इदारा है, आइन के अंदर होना चाहिए, लॉज के अंदर होना चाहिए। और accountability explicitly with a clause at the beginning of the act, उसमें यह कहना चाहिए कि it is accountable to the Parliament of Pakistan। उसके बगैर ये ऑटोनॉमी जो है कंप्लीटली हमें। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या हम 2021 में पाकिस्तान के अंदर IMF की ईस्ट इंडिया कंपनी बनते देख रहे हैं? देखिए, ये मैं हैरान हूँ इस बात पे कि 23 दफ़ा IMF हमारे साथ उन्होंने नेगोशिएशंस किए और प्रोग्राम्स आगाज़ किया और चले, कभी इस तरह के सख्त। अब आप और देखेंगे आगे चलकर वो कह रहे हैं रेगुलेटरी एजेंसीज भी टोटली ऑटोनमस हो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज टू बी मैनेज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बोर्ड। अभी तक तो आपने कुछ देखा नहीं है, ये एक आगाज़ है ऑफ द बॉम्बशेल। एंड मैं हैरान हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो माशाल्लाह एक पैट्रियट पाकिस्तान के हैं और उन्हें पता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस कैसा हो सकता है, उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं गहरे अंदाज में और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इसको एग्जामिन क्यों नहीं किया है, ये मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ और परेशान हूँ। डॉक्टर हफीज़ पाशा, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना, बड़ी बातें हो रही थी और भी बातें हो रही थी। मुझे एक चीज़ समझा दें आप कि जैसे सलमान शाह साहब कहते हैं कि नई अकाउंटेबिलिटी है, मैंने तो पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दिस, बिकॉज ये शायद ड्राई सीरियस सब्जेक्ट है जिसको कोई समझ नहीं रहा कि हम पैरानॉइड हो गए हैं, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल नहीं कि जो अगर आई एम श्योर कि जब सलमान शाह साहब पढ़ेंगे डिटेल से तो वो भी आपकी बात से एग्री करेंगे। वो अब ये उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम सब उनसे एग्री भी करते हैं। मैं भी एग्री करता हूँ कि एक स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो, कि एक उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो उनके काम में। लेकिन एक चीज़ में बताएं, थर्ड वर्ल्ड मुमालिक हमारी तरह के बड़े मसले हैं। स्टेट बैंक ने अभी कितनी चीज़ें की, अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेजेस किए, लोनिंग की चीज़ें की, बड़ा कुछ किया। ये कोरोना के अंदर बड़ा उन्होंने गवर्नमेंट की सपोर्ट में काम किया, लेकिन गवर्नमेंट ने करवाया। पर एट द सेम टाइम इसी मुल्क में आप भी और हम प्रोग्राम्स करते रहे, हॉट मनी 13% चढ़ा दिया, इंटरेस्ट, बिलियंस का टैक्स ठुक गया, ये चीज़ें भी हो रही हैं। क्या हमारे ऐसे मुल्क में ये हो सकता है कि स्टेट बैंक और हुकूमत का एक कंसल्टेटिव रिलेशनशिप ना हो, बल्कि बिल्कुल अकेले अकेले हो? वो ज़्यादा नुकसानदेह है कि फ़ायदेमंद है? वो नुकसानदेह है। इसीलिए तो हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि एक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड एक बनी थी, वो इसी पर्पस के लिए। ये गलत हो रहा है। देखिए आप लेकिन वो कहते हैं कि जी उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह इंटरफेयर करते थे, सेक्रेटरी इंटरफेयर करता था। देखिए बात यह है कि वहाँ पर क्या होता, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आम पब्लिक के ज़बान में, हम जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं,
हमें तेज़ी से ग्रो करना ये हमारी कंपल्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज़्यादा हैं, पॉवर्टी भी है। तो जब तक ग्रोथ उस स्पीड से नहीं होगा, ना हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं और ना गुर्बत को कम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए दो हमारे पास की इंस्ट्रूमेंट होते हैं पॉलिसी के, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। तो ये दोनों ने मिलकर काम करना है। अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ अफरात ज़र को कंट्रोल करेगा और बाकी तमाम काम ये हमसे ना पूछें, आप फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए से आप ग्रोथ भी हासिल करें और फिर आप रोज़गार पर भी क्रिएट करें, पॉवर्टी को भी कम करें। लेकिन दूसरी तरफ कल को जो स्टेट बैंक चूँकि बिल्कुल ऑटोनोमस है, आज़ाद हो गया है, वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर अगर 20% पे लेके जाता है तो कहाँ से फिस्कल पॉलिसी ने ऑपरेट करना है, वहाँ कारोबार तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, पहले भी हुए थे। तो कहाँ से आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं या 6-7%। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को बात समझ नहीं आ रही? देखिए, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइमिंग देखें। कोई सेंसिबल आदमी ये सोच सकता है कि उस वक्त जिस वक्त ये चीज़ें कैबिनेट में गई थी, क्या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर इस स्टेट ऑफ माइंड में था कि इतनी ये मुश्किल जो चीज़ है इसको ये वहाँ पर उसको डिस्कस कर सके। और आपने देखा कि कितना टाइम दिया गया, रात के वक्त समरी भेजी गई है, सुबह किसने पढ़ा होगा वहाँ पर? वो तो सारे इलेक्शन में लगे हुए थे। चले, मुझे तो ये इसके पीछे जो है मुझे ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है साहब, मुझे ब्रेक लेना ज़रूरी है। फिर मैं सलमान शाह साहब के पास भी जाऊँगा। इसमें और 2-3 नाज़रीन और भी बड़ी बातें हैं। और एक ये भी बड़ी मिथ थी कि जी स्टेट बैंक से बोरो नहीं गवर्नमेंट, और स्टेट बैंक से वाकई बोरो नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं एक और फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कल कहा कि मालिक इस वक्त करीबन हर हफ्ते 1 खरब से ज़्यादा, ट्रिलियन से ज़्यादा रुपए स्टेट बैंक देता है बैंक्स को, जिनसे हुकूमत बोरो करती है। सो बेसिकली वही नाक इधर से पकड़ा जा रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक्स कमा रहे हैं अभी माल बीच में, स्टेट बैंक भी बैंक पैसे कमा रहा है, बैंक्स कमर्शियल बैंक्स कमा रहे हैं, और आप और मैं उसका बोझ उठा रहे हैं। तो ये है मिथ जोसी असल कि बैंक से हम बोरो नहीं करें। बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जी हमने स्टेट बैंक से पैसे नहीं लिए। ये नहीं बताते कि कितने पैसे, वही पैसे कमर्शियल बैंक से ज़्यादा उस पर सूद पे, इंटरेस्ट पे कौन उठा रहा है। बहुत सी बातें हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जी सलमान शाह साहब, मुझे ये बताएं, जितनी पावर्स और सब कुछ अथॉरिटी, अनफिटेड फ्रीडम दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर वो टीम जो सी वो भी बड़ी क्रैक एस टीम हो। क्या स्टेट बैंक की इस वक्त कैपेसिटी है, इस वक्त जो टीम्स हैं, कि वो ये तमाम पावर्स को हैंडल भी कर सके? देखें मालिक, पहले तो हमें एक बात तो तय कर ली ना हमने कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी एक अच्छी चीज़ है, और अगर इसे आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। सही, एंड आई थिंक कि हफीज़ पाशा साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की है जो आप शायद मिस कर गए हैं, वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की बात की है। देखें, इस मुल्क का एक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का निज़ाम है जो डिसफंक्शनल हो चुका है। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट की एक तरीके से अप्रूवल सिस्टम में बना हुआ है कि पार्लियामेंट से जब आप बजट अप्रूव कराने जाते हैं या आप PSDP के चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उस फ्रेमवर्क में तय होती हैं। लेकिन वो हमने उनको डिसफंक्शनल किया हुआ है, उनकी में जो डिसीजंस होती हैं। सर मेरा पहले उधर आ जाए, क्या कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग टीम में? नहीं, मेरी बात एक सुन लेना। अगर आपने एक प्रोग्राम करना है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू तो थोड़े से इश्यूज पे बात भी कर लेनी चाहिए। तो अब हफीज पाशा कहता है कि उसने एक टारगेट सेट किया, उसके बाद स्टेट बैंक ने कुछ और टारगेट सेट कर दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की, ये अब उस लेवल पे अच्छी होनी चाहिए। वो तो कोऑर्डिनेशन बोर्ड ही खत्म कर दी है, वो तो कोऑर्डिनेशन बोर्ड भी खत्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगी समथिंग, उस वक्त ये भी अप्रूव होंगे कि जी सेंट्रल बैंक के टारगेट्स क्या हैं,
और ये मतलब वहां पे आपको उसको करना पड़ेगा। ये चले, आई एग्री विद यू, ये होना चाहिए। इस वक्त नहीं है ड्राफ्ट में, देनी पड़ेगी। आई टोटली एग्री विद यू। अचीवमेंट के लिए ऑटोनॉमी उनको मिले ताकि वो कर सकें। हमें सवाल आ जाता है कि जाहिर है कि फिर आपको सेंट्रल बैंक की कैपेसिटी जो है वो बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। जो आपका सवाल है कि क्या उनकी कैपेसिटी है ये काम करने की, तो वो काम करने की कैपेसिटी तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी नहीं चल है। ठीक है यार, तो फिर वी हैव अ प्रॉब्लम ना। सर मुझे एक सेकंड आई हैव टू इंटरजेक्ट। मुझे वो ट्रैवल कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड एमिनेंट बैंकर, मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब वेरी क्विकली, मिनट 1.5 मिनट आपसे लूंगा। इन इट्स एग्जिस्टेंट फॉर्म जो हमारे सामने ड्राफ्ट आया है, अनफेटर्ड पावर्स, एब्सोल्यूट नो अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल वायसराय स्टाइल, जो दिल करे जो मर्जी डिसाइड करें गवर्नर साहब और उनके हैंड पिक डिप्टी गवर्नर्स, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, सारा कुछ डेवलपमेंट थर्ड टर्शरी पे आ गया है। क्या ये वर्केबल फॉर्मूला है? क्या ये खुद मुख्तारी ठीक है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक इसमें हो सकता है कि ये सर एक सेकंड, मैं शौकत तरीन साहब का ले लूं जवाब। शाह साहब मैं आता हूं आपके पास। जी शौकत साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल बैंक जो है दुनिया में भर में काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज इनका जो काम होता है वो ऐसा काम होता है कि जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक किस्म से सेंट्रल बैंक जो हैं, एक तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, और क्योंकि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है, और उसके बाद ये बैंकिंग सुपरविजन को भी करता है। बाकी दुनिया में तो स्प्लिट होता है। चलें, तो इसमें अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस अगर दी जाए सेंट्रल बैंक को तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सही। लेकिन जैसे आप अभी मैं सुन रहा था कि ये जब आप करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी सेंट्रल बैंक पे, कि दो चीज़ों की। एक तो ये है कि वो अकेले नहीं रह सकते, आइलैंड पे खड़े नहीं रह सकते, बिकॉज वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा बाकी जो हुकूमत के इदारे हैं, जिसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिसके बीच में पार्लियामेंट है, और उसके अलावा जिसमें SCCP वगैरह जो भी हैं वो इदारे हैं। और फिर ये कि इसके बीच में ये उनको तय करना पड़ेगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से लेके चलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे लेके चलेंगे, और कैसे वो हेल्प करेंगे बिजनेसेस को। बिकॉज इवेंचुअली तो बात फिर ये होती है ना कि सारे इदारे किसके लिए हैं, वो इकोनॉमी के लिए हैं, टू हेल्प द इकोनॉमी। सो अब उसके बीच में लेकिन शौकत साहब वो तो अब उन्होंने तीसरे प्रायोरिटी पे रखा, और वो भी ऑप्शनल रखा है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी रखी है सिंपली कि हमने महंगाई, वो इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और शायद मर्जी होगी तो गवर्नमेंट की एफर्ट्स को ऑगमेंट कर दें जो डेवलपमेंट वगैरह के लिए हैं। वो उनके मैंडेट में नहीं है। नहीं, देखें अब अगर ये चीजें तो अभी देखें ना, क्योंकि जल्दबाजी में की जाती हैं और कभी ये IMF के जोर से की जाती हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये इस मुल्क के बीच में पहले तो बैंकिंग सेक्टर का फुटप्रिंट ही सिर्फ 33% है, जिसके बीच में 50% लोग लैंड करते हैं बैंक। तो इसका मतलब है बैंकिंग सेक्टर सिर्फ कुछ 17% जो है वो सपोर्ट करता है इकोनॉमी को, और वाहिद यही एक सेक्टर है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को। बाकी तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इसका बिजनेसेस के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा है। एक तो इसका फुटप्रिंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। दूसरा ये भी है कि जो इसके जो इम्पैक्ट है बिजनेसेस के साथ, जो इंटरेक्शन है बिजनेस के साथ, वो ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ये है ना कि बिजनेसेस जो है वो जाल कभी। चले सर, मुझे आप ब्रेक लेना पड़ रहा है। शौकत भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, क्योंकि बात तो बड़ी क्लियर है। वो तो उल्टी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रोल एक्सपैंड करने की जरूरत है और यहाँ पे उल्टा श्रिंक किया जा रहा है। टाइम फॉर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सलमान शाह साहब,
सर 30 सेकेंड्स आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए कि क्या होना चाहिए आइडियली मूव फॉरवर्ड का। आई थिंक आइडियल यही है कि पार्लियामेंट में इसकी पार्लियामेंट ओवरसी करे और पार्लियामेंट को जवाबदेह होना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे स्टेट बैंक को इस डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। स्टेट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे अगर होगा तो ये हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये डेवलप नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हर एक को क्राउडिंग आउट हो जाएगी। और ये जो इन्फ्लेशन और ये जो टारगेट्स हैं, ये जो इन्फ्लेशन वगैरह के टारगेट्स हैं, ये स्टेट बैंक खुद सेट करे कि गवर्नमेंट सेट करे? इसके लिए ये गवर्नमेंट को नेशनल इकोनॉमिक प्लान में आना चाहिए और उसको फिर सारों को उसको फॉलो करना चाहिए, और सारों की अकाउंटेबिलिटी जो है पार्लियामेंट में होनी जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर इशफाक, 1 मिनट आप बताइए क्या वे फॉरवर्ड क्या है? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है तो आप बता रहे थे ये ब्रेक में खतवत भी लिख रहे हैं आप लोग। जी बता रहा हूँ आपको। एक तो यह है कि सबसे पहले कि हमारा पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को तो फायर कर सकता है, लेकिन कोई मुल्क में ऐसा इदारा नहीं है जो गवर्नर स्टेट बैंक को फायर कर सके आफ्टर दिस अमेंडमेंट। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यह मुल्क रहेगा, हम इसमें सब रहेंगे, लेकिन इस मुल्क को चंद अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट के हवाले हम नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ यह है, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करें और इसको पब्लिक डिबेट इस पर होनी चाहिए, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हों ताकि लोगों को का व्यू पर पता चल सके। इसके बाद जब प्रेसिडेंट साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनको फायरिंग का भी इख्तियार उनके पास होना चाहिए। फायरिंग का है, लेकिन जो शराइत दी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो करस्पॉन्डेंस हो प्रेसिडेंट और गवर्नर के दरमियान में, उसको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल फायरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, मैं भी इसका कायल हूँ। आप फाइनेंस सेक्रेटरी को निकाल दें बोर्ड से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, इसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है। इसमें से आप बेशक कॉमर्स मिनिस्ट्री को निकाल दें, आप इसमें गवर्नर स्टेट बैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो और प्लानिंग कमीशन हो। यही बात अभी शाह साहब ने कहा कि इन तीनों को मिलकर करना है, आप कॉमर्स मिनिस्ट्री को निकाल दें। इसी तरीके से इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो हैं, ये क्रोनीज टाइप के लोग नहीं होने चाहिए, ये प्रोफेशनल किस्म के लोगों को अकाउंटेबिलिटी आप कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए, वक्त बिल्कुल। और टेन्योर जो है गवर्नर का नॉट मोर देन 5 years। ये 10 साल का जो टेन्योर हमने रखा है, ये जुल्म है इस मुल्क के साथ में। 5 years से ज़्यादा टेन्योर नहीं होना चाहिए गवर्नर का। सबसे चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर सलमान आपका भी शुक्रिया, बाकी पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। नाज़रीन, वेरी क्विकली आई ट्राई टू सम इट अप। पहली बात यह कि एक ओहदा है बिल्कुल इंडिपेंडेंस को कोई बहस नहीं उस पर। दूसरी, लेकिन जब आप एक इतनी पावरफुल पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसको हाथ नहीं लगा सकते, और ये गलत बयानी की है फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी ने, अनफॉर्चुनेटली बड़े डिसेंट आदमी हैं, जो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी हेड है उस सेक्शन का, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। इसमें यह भी है इमारात में कि जो आपकी तनख्वाहें इमारात हैं उसका बैंक की परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी है कि मार्केट सैलरीज होंगी जो करोड़ों रुपए में है, सो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें होंगी। पार्लियामान के सामने आप किसी के सामने जवाब दे नहीं है, आप ही डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट और सब कुछ। पहले हमने देखा है गवर्नर साहब ने जो किया है, और अपने विजडम में किया होगा, लेकिन हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन उसकी रेमेडियल मेजर्स थी, अब नहीं है। गवर्नमेंट को जो तो हमारे ऐसे मुल्क में इकनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो लेने की अब जिम्मेदारी से वो भर रहा है। और ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए बात कि जी ये बैंक बोरिंग नहीं करता, ज़्यादा महंगा वही पैसा दूसरे एंगल से दिया जा रहा है जिसमें दूसरे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पैसे कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक जाला सा बना हुआ है जिसमें ओपन बहस होनी चाहिए, इस पूरे ड्राफ्ट को होना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन 5 से 7 मिनट के अंदर कैबिनेट के अंदर से कैसे गुजरी, क्यों गुजारी गई, और अर्जेंसी अगर ट्रांस की है, अगर $500-600 मिलियन आपको मिलना है, तो आर यू टेलिंग अस के $500-600 मिलियन के लिए आप सब कुछ अपने हाथ काट के IMF उनको पकड़ा दें, और स्टेट बैंक जिसके ऊपर पहले क्वेश्चंस हैं उसको ये पावर दे दें कि वो हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन कॉन्फिडेंशियल,
उसके पास लीगल इख्तियार होगा, वो जिसको मर्जी पकड़ा दे। ये पहली लेजिस्लेशन है जिसके अंदर FIA और NAB को नाम ले के इम्यूनिटी दी गई है कि ये हाथ नहीं लगाएंगे। ये कहा गया है कि पूरे बैंक में किसी को पूछा नहीं जा सकता, ना पार्लिमान पूछ सकता है, ना सदर पूछ सकता है, ना कानून का कोई अदारा पूछ सकता है, ना इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये कौन सी दुनिया का ये इतना फाइनेंशियली ऑटोनमस स्टेट बैंक बन गया है जो रियासत अंदर रियासत है? हमें हफीज शेख साहब बताएं, इन पावर्स के साथ मुझे दुनिया का एक स्टेट बैंक और दिखा दें तो मैं टेलीविजन पे आके अपोलोजाइज कर लूँगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ लुक एट इट। ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।